नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम सीटेट की और सीटेट में जो पेडालॉजी आती है वो गणित पेडालॉजी की दूसरी क्लास करेंगे। गणित पेडालॉजी की फर्स्ट क्लास हो चुकी है और हिंदी की पेडागोजी की क्लासें, इंग्लिश की पेडागोजी की क्लासें हम अपने यूट्यूब चैनल पर कर चुके हैं और गणित की भी एक पेडागोजी की क्लास हो चुकी है। आज गणित की सेकेंड पेडागोजी की क्लास है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हम जियो बोर्ड पढ़ चुके थे, जो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड में हमने बताया था आपको कि ये आयताकार या चौकोर या किसी तरीके का बना हुआ लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें बहुत सारी कीलें लगी रहती हैं। इसमें धागे को फंसा फंसा करके या कोई भी चीज़ धागे जैसी होती है उसको फंसा फंसा करके आकृतियाँ बनाई जाती हैं। आकृतियों के रूप में उसको बना लिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि इसमें एक रोबोट की आकृति जैसा कुछ बनाया गया है। तो अब दोस्तों हम दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं और देखते हैं ये यहाँ पे अबेकस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गिनतारा कहते हैं। यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम में बना होता है। दोस्तों, अबेकस लकड़ी या प्लास्टिक के फ्रेम में बना होता है जो आयताकार जैसा ऐसा दिखता है दोस्तों, और उसमें इस तरीके की लाइनें खींची रहती हैं। इन लाइनों में दोस्तों ये सारे छल्ले फंसे रहते हैं। इन्हीं छल्लों से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न आदि सभी सीखते हैं और बच्चों को सिखाते समझाते हैं इन सभी को। तो दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हमेशा बच्चों पे, शिक्षार्थियों पे अप्लाई करनी होती हैं। उन्हीं के प्रयोग से हम बच्चों और शिक्षार्थियों को सिखाते हैं किसी चीज़ के बारे में। अब जोड़, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग यदि सिखाना है तो हम अबेकस का प्रयोग कर लेते हैं वहाँ पे और बच्चे उसे देख देख कर अच्छे से सीखते हैं। वैसे ही दोस्तों जियो बोर्ड था, जियो बोर्ड में भी ऐसे लाते हैं बच्चों के सामने और था कुछ पहले नमूने हम दिखाते हैं कि देखो इस तरीके से अगर रोबोट बनाना है तो आपको इस तरीके से धागे फंसा फंसा के बनाना है। किलो में जो भी चित्र बनाना है, जो भी संभव होता है, न्यूमेरिकल कौन्स और जियोग्राफिकल जो भी होते हैं मेजरमेंट फिगर्स वगैरह इस पे बनाए जा सकते हैं। इस पे आयत भी बनाया जा सकता है दोस्तों, त्रिभुज भी बनाया जा सकता है। इस तरीके की जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही अबेकस है। अबेकस में क्या होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि किया जा सकता है। तो दोस्तों हम दिखाते हैं कि अबेकस देख लीजिए होता कैसे है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये रहा हमारा अबेकस, मतलब गिनतारा। ऐसा इस तरीके से दोस्तों दिखता है कुछ। ठीक है, और इसमें ये देखो छल्ले फंसे रहते हैं। इन छल्लों के द्वारा ही जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सिखाया जाता है। जिसे जोड़ना होता है तो इन छल्लों को आगे पीछे करके, या घटाना होता है तो इन छल्लों को आगे पीछे करिए। इस तरीके से इसमें सब कुछ बच्चों को सिखाना होता है। इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी दोस्तों पेडागोजी क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, अगर सीटेट जैसे एग्जाम की क्लासें हैं तो उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग तो कहीं भी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है बच्चे को हताशाहित कभी नहीं करना है। बच्चे को हमेशा ऐसी शिक्षण सामग्रियाँ बच्चों के लिए प्रयोग करनी है जिससे वे उत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सामग्रियाँ ऐसी हों जो जिन्हें बच्चे छू सके, देख सकें, क्योंकि बच्चे छू कर और देख कर जल्दी से सीखते हैं। पहले मूर्त चीज़ों से बच्चों को सिखाते हैं। पहले मूर्त चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद अमूर्त चीज़ें सिखाते हैं। तो मूर्त चीज़ें आप लोग दोस्तों जानते हैं कि मूर्त चीज़ें जिनको बच्चा टच कर सके, जिनको बच्चा टच कर सके, छू सके, ठीक है, देख सके, नंगी आंखों से दिखाई दे। अमूर्त चीज़ें वही होती हैं जो छुई ना जा सकें। जैसे किसी के मन में कोई भाव आया तो भाव को हम छू नहीं सकते। ठीक है, और यदि कोई अभी कार आई, कार ला के खड़ी कर दो तो बच्चे उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो मूर्त है। और किसी के अंदर भाव आया, विचार आया कार लाने का, तो वो अमूर्त है। तो दोस्तों इन बातों को बता चुके हैं हम पहले ही। अब देखते हैं इसमें आगे दोस्तों, देखते हैं कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है। फिर ये दोस्तों डायनस ब्लॉक। ये डायनस ब्लॉक क्या होता है, इसमें दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक की संख्याएं सिखाई जाती हैं। इस तरीके का कुछ होता है। इसमें ये अलग हो गया, तीन, ये हज़ार वाला या सैकड़े वाला हो गया। छोटा होता है जो, उसमें दहाई, सैकड़े, इकाई वाला होता है। ठीक है, फिलहाल में अभी चित्र दिखा रहे हैं दोस्तों डायनस ब्लॉक से। लैंग्वेज पढ़ लीजिए आप लोग। डायनस ब्लॉक से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला नियम समझाया जाता है कि कौन सी इकाई है, कौन दहाई में जाएगा, कौन सैकड़े में जा रहा है और कौन हज़ार में जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। इकाई, दहाई और सैकड़ा और हज़ार का नियम सिखाया जाता है इससे। देख लीजिए दोस्तों, डायनस ब्लॉक इस तरीके का होता है। डायनस ब्लॉक, इसमें क्या होता है, इसमें ये होते हैं इकाई। देखो ये दो चीज़ें बनी होती, इनमें इकाई सिखाते हैं और इसमें फिर दहाई सिखाते हैं और इसमें सैकड़ा सिखाते हैं और इसमें से हज़ार का नियम सिखाते हैं। तो डायनस ब्लॉक से क्या होती है, इकाई, जैसे ये हज़ार लिखा तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई का अंक यहाँ से लिखा जाएगा, दहाई का यहाँ से, और 100, 100 का यहाँ से और 1000 का यहाँ से। अगर इसको टुकड़े में तोड़ते हैं तो क्या होगा, जैसे लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 यहाँ पे होगा, ठीक है, 100 यहाँ पे होगा। यानी जिस तरीके से इसको तोड़ लें और इसमें पलट पलट के लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हज़ार में उठा के देखना है तो हम 1580 करके देख लेते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े और हज़ार वाला नियम हमें सीखना होता है तो कैसे सीखते हैं। जैसे हमने 1050 या 1550 या 1508 मान लो ले लिया, ठीक है, 1508 ले लिया, तो इसमें क्या करते हैं, इकाई ये हुआ, दहाई ये हुआ, ये सैकड़े वाला ये हुआ, हज़ार वाला ये हुआ, तो इसको हम तोड़ते किस तरीके से हैं, 1000, 1000 और 500 प्लस 8 में इस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसको यहाँ से कैसे कैसे सीखेंगे। 8 यहाँ पे इकाई का अंक आ गया, फिर दहाई का अंक यहाँ पे 0 आ गया, ठीक, 10 वाला आ गया, सैकड़े का 100 वाला यहाँ पे आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे के हज़ार व 1000 हज़ार वाला यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक। तो ऐसे इस तरीके से दोस्तों इसमें ये बच्चों को दिखा करके उसमें कैलकुलेशन करवा के बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये सारी गणित की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं, इनसे बच्चा सीखता है, ठीक है, ये इनसे बच्चा गणित सीखता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं क्या है। अब दोस्तों 3 डायमेंशनल मतलब 3D में भी टीचिंग होती है। 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स क्या होती हैं, ऐसी सामग्रियाँ जिनको हम 3D व्यू में देख सकते हैं। जैसे दोस्तों गांव में कभी कठपुतली देखिए, वो 3D में होती है। कोई बच्चा ऐसी चीज़ें बना के लाता है, पपेट्स वगैरह होते हैं, पपेट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो 3D में दिखते हैं, बिल्कुल असली जैसी चीज़ें दिखते हैं। जैसे पतंग का से बना दिया, इस तरीके से कोई चीज़ बना दी और उसमें क्या करते हैं, उसमें इस तरीके का बना दिया, कलर वगैरह डाल दिए, इसमें इस तरीके का बना दिया, तो वो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल जैसा लगता है कि ऐसा लगता है कि ये मूर्ति बिल्कुल वास्तव में हो बनी हो। जैसे 3D मॉडल्स में आप देखते हैं दोस्तों, कई 3D तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल जैसी लगती हैं कि ये तस्वीरें नहीं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, उनको दोस्तों 3D कहते हैं। 3D का मतलब होता है तीनों दिशाओं में किसी तस्वीर को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि वो जिधर से देखो उधर से वो वास्तव में रियल जैसी दिखती है। ऐसे ही दोस्तों पपेट्स वगैरह होते हैं, वो 3D में वगैरह बने होते हैं। ऐसे ही दोस्तों गाँव पे कठपुतली दिखाने के लिए कभी कभी आया करते थे, वो भी 3D में ही होती थी। ऐसा लगता था कि वास्तव में कोई डांस कर रहा है, जबकि वो कठपुतली मतलब लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। ये होती है 3D मॉडल। जो भी हम टीचिंग के दौरान 3D मॉडल्स का 3D आकृतियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें 3D टीचिंग मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम का वर्गीकरण थ्योरी जो है, वर्गीकरण की थ्योरी उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो भी बच्चा सीखता है, बच्चे में सबसे पहले ज्ञान जाता है, बच्चा जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। पहले आंकड़ों को या जनवरी फरवरी जैसे किसी चीज़ को पढ़ता है, पहले आंकड़ों की जानकारी याद करता है, फिर उसमें उस चीज़ की समझ आती है कि अच्छा 2 का पहाड़ा पढ़े हैं तो 2 के अंदर का 10 भी आता है, 2 पंजे 10 होता है। फिर उसका वो प्रयोग करता है, लिख लिख के प्रयोग करता है, फिर उन प्रयोग की गई चीज़ों को विश्लेषित करता है, विश्लेषण करता है उनका, और फिर विश्लेषण करके सभी चीज़ों का फिर संश्लेषण करता है, ठीक। और सभी चीज़ें हो जाने के बाद में जब बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसमें समझ हो जाती है किसी चीज़ को करने की, फिर उन चीज़ों को कर लेता है, फिर करने के बाद उनका विश्लेषण भी कर लेता है, विश्लेषण करने के बाद उनका संश्लेषण कर लेता है, ठीक है, सारी विधियों का प्रयोग कर लेता है। उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, वह उनका मूल्यांकन भी कर सकता है, और शिक्षक किसी बच्चे को सारी चीज़ें सिखा करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे लास्ट में स्टेज क्या है, मूल्यांकन, ठीक है। कोई चीज़ पहले ज्ञान प्राप्त होगा, फिर उसमें समझ आएगी, सोच आएगी, फिर उसका प्रयोग करेगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा, उसके बाद में तो मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन दोस्तों सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों वीडियो में और देखते हैं अब क्या है। अब दोस्तों है NCF 2005, मतलब NCF जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आई, जो बताया गया उसके सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, उसमें मार्गदर्शी सिद्धांत क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों, NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आया, इसलिए इसको 2005 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत होते हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत का मतलब होता है इसमें बच्चों पे क्या क्या बच्चों को बताना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उन पे कोई बोझ ना बने, उन चीज़ों को ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जिनसे वो जल्दी सीख पाएँ। तो इसमें क्या होता है, गणित की जब गणित के बारे में उसने क्या बताया, बच्चे में गणित के ऐसे समझ आ जाए, ऐसी समझ आ जाए, इस तरीके से उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों पैसे लिखा गलत लिखा है, बच्चों में बेसिक समझ आ जाए जिससे उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसी समझ आ जाए जिससे बच्चों में उनका गणितीय मतलब उनकी बुद्धि को गणितीय बनाना होता है, उनको सिखाना नहीं, उनको गणित बहुत गहनता से नहीं बल्कि उनकी बुद्धि को तार्किक बनानी होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे फिर क्या है, 1 से 5 साल तक के बच्चे की प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ की जाए, मतलब 1 से 5 तक का जब तक बच्चा सीखता है तो पहले तो उसको मूर्त चीज़ें सिखाई नहीं, 1 2 3 4 क्लासों में उसको मूर्त चीज़ें दिखा दिखा करके सिखाई गई सभी चीज़ें। उसके बाद में 1 से 5 साल तक के बच्चे की फिर आगे प्रगति कैसे की जाती है, अमूर्त चीज़ों की तरफ, मतलब पहले दिखा दिखा के किसी चीज़ को सिखाया, जैसे उसमें सिखा दिया ये आयत है, फिर आयत में ये प्रॉपर्टी लगनी है, वो अमूर्त चीज़ें होती हैं, उनको भी बच्चों को सिखानी होती हैं कि अमूर्त चीज़ें कैसे सीखते हैं, इनके बारे में विश्लेषण कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं।
बच्चों को ये सारी बातें सिखानी रहती हैं, ये एनसीएफ कह रहा है, ठीक है। और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ज़्यादा नंबर का नहीं बल्कि आकार से गणित के नियमों को समझाना चाहिए। अब जैसे डिजिट लिख के दे रहे हैं, किसी बच्चे को डिजिट लिख के दे रहे हैं, इतना 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 लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एनसीएफ कहता है ऐसा नहीं करना है आपको। वहाँ पे करना आपको सिर्फ है कि बच्चे को ऐसी चीज़ें दो जिसके आकार हों, जैसे कोई बॉल्स दे दो, कोई फल वगैरह 4-5 बताने के लिए दे दो, प्लास्टिक के रखो, या ऐसी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करें जिससे बच्चों को नंबर्स के नहीं, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन नहीं, बल्कि उनको आकृतियों के बारे में, आकृतियों के माध्यम से समझाओ कि इस तरीके से जोड़ा जाता है, इनको एक हटाओ तो एक घट गया, एक इससे गुणा करो तो इसमें ये जुड़ गए, भाग करो इसमें से घट गए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए आकार से, ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स की होती हैं। जैसे जोड़ दे दिया तो 10,580 का जोड़ करके लाओ, 18,620 का जोड़ करके लाओ, इस तरीके से नहीं। पहले छोटी छोटी चीज़ें, पहले अमूर्त चीज़ें सिखाओ, फिर अमूर्त चीज़ों की तरफ बढ़ो। पहले एक गेंद 2 गेंद जोड़ो, फिर उनको बताओ कि एक एक करके 2 हो गए गेंद। और दोस्तों ऐसी चीज़ों को सिखाना होता है। ये एनसीएफ कहता है कि बच्चों को इस तरीके से सिखाना चाहिए। पहले आप अमूर्त चीज़ें सिखाओ, उसके बाद में अमूर्त चीज़ों की तरफ बताओ, अमूर्त चीज़ें दिखाओ, फिर उसके बाद में विश्लेषण करना सिखाओ उनको कि कैसे विश्लेषण किया जाता है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो उसका कैसे विश्लेषण करते हैं। एक अच्छा 1 से लेकर 5 तक बच्चों में आ जाना चाहिए। बच्चों को सिखाओ और ज्ञान को, जो जैसे स्कूली ज्ञान है, स्कूली ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बच्चों को सिखा देना चाहिए कि यहाँ पे तुमने सीखा है 2 + 2 4 होते हैं, ये तुम घर पे जा रहे हो तो घर पे जा रहे हो, अगर तुम्हारे पापा पूछते हैं बेटा 2 + 3 कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा कि पापा जी 5 होते हैं। अगर आपके पिताजी 10 का नोट दे रहे हैं, उसमें से कह रहे हैं बेटा 5 की नमकीन लेके आना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 से अगर 5 रुपये हम की नमकीन ले लेंगे तो हमारे पास 5 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन जैसे स्कूल में सिखा दिया बच्चे को कि 6 टॉफ़ी हैं तुम्हारे पास, 6 टॉफ़ी में से तुमने रामू को 3 टॉफ़ी दे दी तो तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ी बची, 3 टॉफ़ी बची। इस तरीके से जब वो घर पे बाहरी जीवन में जाएगा तो इस तरीके से जो टॉफ़ी खरीदेगा तो उसको इन बातों का एनालिसिस होगा, उनका वो प्रयोग करेगा, ठीक। और प्रयोग करते करते बालक जल्दी सीखते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए बालकों को। पढ़ाई को यहाँ पे रिटर्न नहीं रटन होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना, रिटर्न नहीं, यहाँ पे रटन होता है। रटन मतलब रटने की प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटने पर बिल्कुल जोर ही ना दिया जाए कि किसी चीज़ को रटा रटा के बच्चे को सिखाया जाए। अब पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ये नहीं है बच्चों को बस किताबों पे ही लगाए बैठे हैं, बच्चे किताबें रटा रटा के किताबें पढ़वा रहे हैं, सारी घोल के पिला रहे हैं किताबें। ऐसा नहीं है, ये एनसीएफ नहीं कहता है कि सारे बच्चों को किताबें घोल घोल के पिलाई जाएँ। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित बच्चा ना हो। जब बच्चा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा करनी चाहिए, केंद्र में बच्चे को सेंटर में रखकर शिक्षा करनी है। उस पर जो भी अप्लाई किया जाना है बच्चे को केंद्र में रखकर करने जाना है, ठीक है। बच्चे की देख रेख में करना चाहिए, बच्चा उसके लिए योग्य है या नहीं योग्य है, बच्चा सीख पाने के योग्य है नहीं, और तुम उसको बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाए जा रहे हो, ये गलत है। एनसीएफ इसको मान्यता नहीं देता। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, मतलब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए, वो समझ सकें कि किस चीज़ को कैसे करना होता है, कैसे सम्मान किया जाता है किसी चीज़ का, किन्हीं गणित में होता है, किन्हीं चीज़ों को कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है, कैसे हम इन सभी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और अगर उनसे कोई पूछता है तो हमको इस तरीके से जवाब देना होता है। इन सभी बातों को एनसीएफ कहता है विद्यार्थी के अंदर ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। गणित की भाषा क्या है, अंक मतलब नंबर, अंक मतलब नंबर। नंबर क्या होता है, नंबर यह एक नाम है जो सिंबल को दर्शाता है, जैसे 1 2 3, इस तरीके से ये सिंबल को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे को तुम बहुत कर्रा सिखा रहे हो, जो बहुत कैलकुलेशन हार्ड वाली सिखा रहे हो और बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे की एबिलिटी के आगे जाके तुम सिखा रहे हो, बच्चा सीखने वाला है अभी जोड़ घटाना गुणा भाग, और उसमें तुम जाके बहुत बड़ी बड़ी अमूर्त कैलकुलेशंस करवा रहे हो, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो सरल हों, बोधपूर्ण होनी चाहिए। बच्चे को कम से कम उनमें इंटरेस्ट बढ़े, इन चीज़ों को सीखने में उसका इंटरेस्ट बढ़े, हताश ना हो बच्चा स्कूल में क्लास में बैठ करके, ठीक है। तो उसके बाद गणित आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। देखो एनसीएफ भी कहता है यही कि बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, और यहाँ पर भी लैंग्वेज भी कहती है कि गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम किसी ऐसी चीज़ को सिखा रहे हो स्कूल में, वो सिखा दिए, उसका प्रयोग बाहरी जीवन में हो ही नहीं रहा, इस तरीके से सिखा दिया। तो बाहरी चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं होती हैं, बाहर की ले करके आप कक्षा में प्रयोग करके बच्चे को सिखाइए, जिससे बच्चे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव आप लोगों को दोस्तों कहीं सोचना नहीं है बच्चे के बारे में, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जहाँ पे पॉजिटिव आए हमेशा ऑप्शन आंसर आपका वही होता है। तो आप देख लेते हैं दोस्तों, समुच्चय मतलब समुच्चय एवं समर्थन क्या होता है, एग्रेशन एंड एग्यूमेंटेशन क्या होता है, एग्यूमेंटेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब समुच्चय दोस्तों होता है, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे 4 और 5 जोड़ दिए तो इसमें कितना हुआ, 8 होगा। इन चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे 2 पेन + 2 पेन = 4 पेन, इसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। एग्रीगेशन कहते हैं, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे बच्चे को दे दिया
कि 2 आम तुम्हारे पास हैं, 2 आम और रख दिए जाए तो कितने हो जाएंगे, रख करके बताओगे, बच्चा सीख जाएगा कि 1 2 3 4 4 हो गए सर हमारे पास आम। तो उस पर क्या कहेंगे कि बच्चा ये समुच्चय या एग्रीगेशन का नियम है, इसमें एग्रीगेशन नियम लागू हो रहा है। उसके बाद समर्थन में दोस्तों देख लेते हैं क्या है। समर्थन में ऐसा होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे एक बाल्टी में पानी लिया और बच्चों से 4 मग पानी उसमें डलवाया और उसका आयतन देखा इतना है, उसमें देखा कि बच्चा देखो इसमें इतना पानी भरा हुआ है, और फिर कहते हैं कि संवर्धन का नियम क्या कहता है, किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है, इसमें और तुम ज़्यादा पानी डालो तो ये बाल्टी ऊपर तक भर जाएगी, और मग कुछ इसमें पानी डाला जाए, कई मगों से और पानी इसमें डाला जाए तो ये बाल्टी ऊपर तक भर जाएगी। या तो क्या कहने का मतलब है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें पानी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे दूध में पानी मिलाना, तो उसमें क्या है, दूध की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, उसके दिखावटी जो रूप है उसको तो अधिक बढ़ाया जा रहा है। तो किसी चीज़ का बढ़ना, मात्रा में, क्वांटिटी में बढ़ना क्या होता है, जो परिमाण इसका बढ़ रहा है, क्वांटिटी में बढ़ रहा है ऊपर को, इसमें क्या होता है, संवर्धन होता है। और इसमें जो है ये बढ़ थोड़ी रहे हैं, ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐड होकर बढ़ रहे हैं, जैसे 2 प्लस 2 4 होते हैं, 4 प्लस 4 8 होते हैं, इस तरीके से। ये अपने आयतन में परिवर्तन है, ये आयतनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, जो 2 प्लस 2 बन के 4 हुआ, 4 पेन हुए, इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समुच्चय, और इसको क्या कहते हैं, एग्यूमेंटेशन, मतलब संवर्धन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, मतलब जो ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं पहले। इसमें बच्चा क्या होता है, पहला क्या है, मुक्त अंत प्रश्न। इसमें क्या होता है, बच्चा आंसर देने के लिए स्वतंत्र होता है और वह जो भी उसको संक्रियाएँ आती हैं उनके आधार पर उनका आंसर देता है, और आंसर सटीक होता है, क्योंकि उसके एक से अधिक आंसर होते हैं, एक से अधिक उत्तर होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं क्या कहलाएंगे, मुक्त अंत प्रश्न कहलाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं जिनके एक से अधिक आंसर होते हैं। ठीक है, जैसे वह कौन से 2 अंक है जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, वह कौन सी संख्या जिनको गुणा करने पर 24 आएगा। इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक आंसर है। जैसे कि हम आपको एक न्यू पेज पे समझा रहे हैं मुक्त अंत प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ओपन एंडेड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ओपन एंडेड की बात कर रहे हैं। ओपन एंडेड में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे किसी की 8 है, जैसे पूछ लिया किन 2 संख्याओं का योगफल 8 होगा, तो यहाँ पे बच्चा 6 प्लस 4 भी बता सकता है, 6 प्लस 2 भी बता सकता है। कोई बच्चा यहाँ पे 7 प्लस 1 भी बता सकता है, और कोई बच्चा यहाँ पे 6 प्लस, हाँ 6 प्लस 2 हो गए, यहाँ पे कोई भी बच्चा 4 प्लस 4 भी बता सकता है। यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं इसको। कोई बच्चा यहाँ पे 4 प्लस 4 भी बता देगा, तो कोई बच्चा यहाँ पे 5 प्लस 3 भी बता देगा, और सभी का आंसर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो मतलब ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न था और इसके एक से अधिक आंसर थे, तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाएंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे, मतलब जिनके आंसर एक से अधिक होंगे। और यहीं पर हम दोस्तों समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पे क्या था, किन 2 संख्याओं का, ओपन एंडेड में ही समझ लेते हैं, किन 2 संख्याओं का गुणनफल 24 होगा। तो जो दोस्तों क्वेश्चन होगा 24 किन 2 संख्याओं का होगा, तो यहाँ पे कोई बच्चा 8 गुणे 3 भी कर सकता है, और कोई बच्चा यहाँ पे 6 गुणे 4 भी कर सकता है, कोई बच्चा यहाँ पे 12 गुणे 2 भी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन एक हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन इसका एक हुआ और इसके आंसर बहुत सारे निकल के आए हैं। ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ। ठीक, और इसके ये बहुत सारे आंसर निकल के आए। ठीक, तो ये क्या हुआ, मुक्त अंत वाले प्रश्न हुए, एक के बहुत सारे आंसर हैं, एक प्रश्न उसके बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत सारे तरीके देने के उत्तर हैं, उत्तर देने के उसके तरीके हैं, तो उसको क्या कहेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न। इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से आंसर देता है, जिस बच्चे को जितना पता होता है उस हिसाब से देता है, वो अपनी संक्रिया करता है। कोई बच्चा 8 गुणे 3 बताएगा वही आंसर है, 6 गुणे 4 बताएगा वही आंसर है, 12 गुणे 2 बताएगा वही आंसर है। मतलब एक क्वेश्चन था, 24 पूछा गया था, किन 2 संख्याओं का अंतर है, उसके आंसर बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब जैसे आगे क्या था हमारा, बंद अंत प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका केवल एक ही उत्तर होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, केवल एक ही उत्तर होता है, इन प्रश्नों में केवल उनका एक ही उत्तर होता है, सटीक आंसर होगा। उसके अलावा किन्हीं 2 संख्याओं को, जैसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल, ऐसा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा जैसे 5 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 10 में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 6 और 4 की गुणा क्या होगी, या 12 और 5 की गुणा क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक आंसर होते हैं। इसमें इसमें दोस्तों क्या होता है, एक ही आंसर होता है, सॉरी दोस्तों,
इसमें क्या होता है, एक ही आंसर होता है, किसी भी प्रश्न का एक ही आंसर हो। कोई क्वेश्चन हमसे करे केवल उसका एक ही सटीक आंसर हो तो उसको क्या कहेंगे, बंद अंत वाले। यानी ये इसमें बच्चा मुक्त नहीं होता है, इसमें बच्चा हिचकिचाता है बात करने में, जो भी आंसर देने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि केवल उसका एक ही आंसर होता है सटीक। उसकी संक्रियाएं केवल जो सटीक आप पहुँच रही है वहीं तक सीमित होनी चाहिए, वहाँ तक उसको जानना होना पता होना चाहिए, तभी वो इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएगा। कक्षा में हमें ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, देख लेते हैं कि बंद अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, उनका आंसर एक ही कैसे होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 5 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 8 और 6 की गुणा क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो 5 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। तो ये क्या था, ये क्लोज इंडेड था दोस्तों, क्लोज इंडेड था। इसमें क्या पूछा था, किन दो, इसमें पूछा था कि 5 + 3 का आंसर क्या होगा। अब दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि 5 + 3 का आंसर 8 ही होगा। 5 + 3 का कुछ भी आंसर नहीं हो सकता, केवल इसका एक ही आंसर हो सकता है, और इसके अलावा इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। 5 + 3 का और कोई आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ दिया गया था कि 6 × 4 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 6 × 4 का आंसर केवल 24 होगा। इसका आंसर कोई भी बदल नहीं सकता, कुछ भी इसके अलावा नहीं हो सकता। 6 और 4 की गुणा 30 नहीं हो सकती। 5 और 3 का जोड़ 20 नहीं हो सकता। इसमें क्या था, इसमें केवल एक ही आंसर आया, इसमें केवल एक ही आंसर आया। इसमें तो क्या हुआ, ये क्लोज थे, बंद थे, तो ये क्या हुआ, क्लोज इंडेड क्वेश्चन हुए। और वो क्या थे, जिसमें एक से अधिक आंसर आ रहे थे, वो मुक्त अंत वाले प्रश्न थे। ये बंद अंत वाले प्रश्न हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न मतलब ओपन एंडेड, और बंद अंत वाले प्रश्न मतलब क्लोज एंडेड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन को देख लिए, ठीक। अब देख लेते हैं रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन, फॉर्मेटिव, सुमेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहला देख लेते हैं रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है, जो बच्चे को कोई शिक्षण प्रक्रिया दे रहे होते हैं उसी के दौरान किया जाता है। यह आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पहले से किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए पहले एक टेस्ट दिया जाता है, कहीं जॉब लेने के लिए उसके पहले इंटरव्यू दिया जाता है। वो सब क्या होते हैं, वो रचनात्मक होते हैं कि तुमने कैसा पीछे सीखा है, कैसे तुमको पता है या इसके योग्य हो या नहीं योग्य हो। तो इसमें इसका आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक आकलन होता है, ये पहले ही किया जाता है। जॉब लगनी है तुम्हारी, उससे पहले ये तुम्हारा आकलन किया जाएगा कि तुम जॉब के लायक हो या नहीं हो। उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहते हैं। बच्चे के लिए पहले ही टेस्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे किसी स्कूल में दाखिला लेना है तो उसका एक फॉर्म आता है, वो कहेंगे कि ये टेस्ट है, इस टेस्ट को आप बच्चे को दीजिए, बच्चा पास हो जाता है तो हमारे स्कूल में दाखिला लेने के योग्य है। तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये शिक्षण के पहले ही किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या उससे पहले किया जाता है। और इसमें एक और भी कर सकते हैं, ये तो शिक्षण प्रक्रिया के पहले हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब हम विद्यार्थियों को कक्षा में बिठा लिए, 4-5 विद्यार्थियों को किसी चीज़ को पढ़ाया और उसमें से वही चीज़ें उससे पूछ रहे हैं, उसी का टेस्ट ले रहे हैं, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर योगात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद किया जाए, जैसे क्लास हुई या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। जैसे दोस्तों ये क्या योगात्मक आकलन आप ऐसे समझ लेते हैं कि जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, त्रैमासिक या छमासिक परीक्षाएं होती हैं, ये सारे योगात्मक आकलन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। दाखिला लेने से पहले या दाखिला लेने के बाद जो क्लास में टेस्ट होते हैं उनको हम रचनात्मक आकलन कहेंगे। जो छमाही या तिमाही या छमाही पे होते हैं, तीसरे महीने में या छठे महीने में जो टेस्ट होते हैं उनको हम योगात्मक टेस्ट के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। यह लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद, जितना पढ़ाया उसके खत्म होने के बाद ये किया जाता है। और निदानात्मक आकलन में क्या होता है दोस्तों, निदानात्मक आकलन में क्या होता है, इसमें सिर्फ यह पता कर किया जाता है कि बच्चे में समस्या कहाँ पर है। कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो समस्या क्या है, डायग्नोस किया जाता है। इसमें समस्या का पता लगाया जाता है। जैसे अस्पताल में जब जाओ तो दवाई देने से पहले डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, हमारी जाँच करता है कि क्या रोग है, कहाँ समस्या है, किस चीज़ की समस्या है, अगर पेन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस तरीके से है, इसकी कौन सी बीमारी है, पहले डायग्नोस करता है, बीमारी का पता पहले लगाता है। उसके बाद में फॉर्मेटिव सिस्टम जो भी होता है फिर वो उसका उपचार करता है। इसमें उपचार नहीं, इसका निदानात्मक आकलन और उपचारात्मक आकलन दोनों अलग अलग हैं। पहले निदान करेंगे किसी चीज़ का, उसके बाद में उपचार करेंगे। जब हम बीमारी का पता लगाएंगे तभी तो उसका इलाज करेंगे, बीमारी का पता बिना लगाए हुए उसका इलाज किस चीज़ का करने लगे। तो इसमें क्या होता है, पहले निदानात्मक आकलन होता है, इसमें सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, कारणों या समस्याओं का पता लगाया जाता है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसमें क्या कारण है। शिक्षक जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री है, ये उपयोगी नहीं हो रही है, या शिक्षक अयोग्य शिक्षक है, या इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या बच्चा नहीं सीख पा रहा है, या बच्चे का मन नहीं पढ़ाई में लग रहा है, या हम जो भी है अप्लाई कर रहे हैं नियम बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहे हैं। ये सभी कारण हो सकते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गणित की मूलभूत संरचनाएं क्या हैं। गणित की 3 मूलभूत संरचनाएं होती हैं,
कौन कौन सी देख लेते हैं। गणित की 3 मूलभूत संरचना होती हैं। बीजगणित संरचना जैसे प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी बीजगणित की संरचना होती हैं। और क्रमिक संरचना होती है। इसमें सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा सिखाया जाता है। जैसे पूछ दिया 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। पूछ दिया 8 से 10 लिखने पे 8 और 10 में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है। और लिख लिया 2 से 20 तक लिखने में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे छोटा और बड़ा सिखाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे की तरफ। तल रूप संरचना क्या होती है, जिसको टोपोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। इसकी सीमा समीप तथा ये इसमें सीमा समीपता, इसमें दोस्तों गलत लिखा, समीपता है यहाँ पे, लिख लीजिए आप लोग, सही कर लीजिए। क्या है दोस्तों, इस समय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमको, इधर उधर शोर भी होता है, वीडियो नहीं बना पाते हैं, और पेन भी मेरा ख़राब हो चुका है। अब देखो क्या होता है। तो तल रूप संरचना क्या होती है, टोपोग्राफी क्या होती है। टोपोग्राफी में इसमें सीमा समीपता या निकटता के कॉन्सेप्ट आते हैं। सीमा समीपता या सीमा, ये यहाँ पे इसको इरेज कर लो, यहाँ पे होता है समीपता, समीपता, ठीक है दोस्तों, समीपता होता है। इसमें सीमा समीपता के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। जैसे कोई, अब इसी में पूछ लेते हैं कि ये कितने किसके निकट है। जैसे पूछ लिया 2 और 8 में 10 के निकटतम कौन सी संख्या है, 10 के निकटतम कौन सी संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 10 के निकटतम तो 8 है। फिर पूछ लिया 2, 1, 4, 6, इन सब में 8 के निकटतम कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 6 निकटतम है। सबसे दूर संख्या कौन सी है, 1 सबसे दूर संख्या है। इस तरीके से इसमें सीमा समीपता के नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपकी ये मैथ पेडागोजी की क्लास कंप्लीट हुई, और फर्स्ट वीडियो हम डाल चुके थे, और सेकंड ये गणित पेडागोजी की क्लास 2 ही वीडियो में कवर कर ली गई है। अब नेक्स्ट हमारी ईवीएस की क्लास आएगी या सीडीपी की क्लास आएगी। ये मैराथन वो जो भी पेडागोजी की क्लासें हैं सीटेड में, ये पेडागोजी की क्लासें करवा देंगे। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो दोस्तों आगे की और क्लासें लेकर आएंगे, ठीक है। वरना हम इतना दोस्तों सीडीपी वो केवल पेडागोजी ही करवा के और क्लासें बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो जिस हिसाब से, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।